नमस्कार, स्वागत है आज की कक्षा में आप सबों का। तो ये कक्षा साइबर डिफेंस से संबंधित यह कक्षा है। इस कक्षा में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और आपके बीच प्रस्तुत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम में, जो आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये पेपर साइबर डिफेंस जो सेमेस्टर 2 के सिलेबस में रखा गया है कॉमन पेपर के रूप में। कहने का मतलब ये है कि ये कॉमन पेपर के रूप में रखा गया है। डैट मीन्स ये साइंस के भी कैंडिडेट को पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स के स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ेगा और कॉमर्स फैकल्टी वाले स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, इसका पहले वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर डिफेंस, साइबर क्राइम, साइबर डिफेंस से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन को लेकर के मैंने लगभग 7 से 8, 12, 13 क्वेश्चन पे डील किया था। आज का जो मेरा मॉडल 2 का जो विषय है वह है साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ। उससे संबंधित हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं पुरुषोत्तम कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपको इस साइबर डिफेंस की कक्षा में। तो चलिए, मेरा टॉपिक है साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ। तो साइबर लॉ अर्थात साइबर नियम तथा साइबर अपराध ये क्या है, इससे संबंधित को हम कुछ प्रश्न हम लोग बात करेंगे। ध्यान देंगे, ये जो प्रश्न आपके लिए आपके साथ अभी चर्चा की जाएगी, ये प्रश्न इंटरनल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इन्हीं प्रश्नों से पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान से बारीकी से देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का वर्गीकरण है, कि निम्नलिखित में से कौन से साइबर अपराध का वर्गीकरण है। तो लिखता है कि व्यक्तियों के विरुद्ध साइबर अपराध, दूसरा लिखता है संगठन के खिलाफ साइबर अपराध, तीसरा लिखता है बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ साइबर अपराध। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। फिर हम बात करेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पीयर टू पीयर साइबर क्राइम। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहकर्मी से सहकर्मी साइबर अपराध नहीं है। तो इसका ऑप्शन है फिशिंग, उसके बाद इंजेक्शन ट्रोजन्स टू टारगेट विक्टिम, लक्षित शिकार को इंजेक्शन ट्रोज, और ऑप्शन में सी ऑप्शन में एम आई टी एम, और ऑप्शन डी में क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लिंक इन द डीप वेब। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 अर्थात क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द नेम ऑफ IT लॉ दैट इंडिया इज हैविंग इन द इंडियन लेजिस्लेचर। भारतीय विधायिका में भारत के IT कानून का नाम क्या है। भारतीय विधायिका में इंडियन लेजिस्लेचर भारतीय विधायिका में भारत के IT कानून का क्या नाम है। तो इंडियंस टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2020 और इंडियाज़ डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, और तीसरा ऑप्शन है आपका इंडियाज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद साइबर क्राइम्स इज। साइबर अपराध से निपटने वाली संस्था कौन सी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइबर अपराध से निपटने वाली संस्था, विच ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद साइबर क्राइम से कौन सी संस्था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील करता है। तो इसका आंसर है नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर NCTC। ऑप्शन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नोटिफाइड ऑन। ये कब हुआ है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 ये जो पारित हुआ है ये कब हुआ है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे अधिसूचित किया गया है। तो कब है,
27 अक्टूबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर, और आंसर यहाँ पे हो जाएगा 27 अक्टूबर 2000। 27 अक्टूबर नहीं 17 अक्टूबर 2000, इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। लिखता है, क्या लिखता है, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना गैर जमानती अपराध है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वहाँ खाली स्थान दिया हो तो खाली स्थान को भरना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना गैर जमानती अपराध है। फिर प्रश्न संख्या 7 पर आइए। प्रश्न संख्या 7 पर हम लोग बात करेंगे। तो एवरी अपील्स टू साइबर appellate tribunal shall be filled within the period of साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में प्रत्येक अपील की अवधि के भीतर दायरा होता है। तो कितने दिनों की अवधि के भीतर उसकी दायरा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 दिन के भीतर वो अपील किया जाता है। तो 45 डेज के अंदर में उसको अपील किया जाता है। फिर प्रश्न संख्या 8 पर आइए। तो नियंत्रक द्वारा पारित आदेश निम्न के समक्ष चुनौती योग्य है। लिखता है कि नियंत्रक द्वारा पारित आदेश निम्न के समक्ष चुनौती योग्य हैं। तो इसका आंसर है कि साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण, साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए फिर बात करेंगे। लिखता है असममित क्रिप्टो प्रणाली, असममित क्रिप्टो प्रणाली और हैश फंक्शन के उपयोग से प्रभावित होने वाले प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर पब्लिक की, प्राइवेट की और डिजिटल सिग्नेचर। तो इसको देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या इसका 9 हो गया। तो 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु साइन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। लिखता है कि भारत का कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने आईटी एक्ट 2000 को साइन किया था, हस्ताक्षर किया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका नाम है के.आर. नारायण। के.आर. नारायण। तो अभी आपने देखा कि साइबर लॉ तथा साइबर क्राइम इससे संबंधित आप लोगों ने 10 प्रश्न देखा। फिर हम बात करते हैं सोशल मीडिया ओवरव्यू एंड सिक्योरिटी। तो इसके तीसरे टॉपिक से हम बात करेंगे। तो लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट। कि लिखता है निम्न में से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल खंड है, सबसे वायरल सेक्शन कौन सा है, सबसे वायरल क्या होता है? तो चैट मैसेंजर, सोशल नेटवर्किंग साइट, ट्यूटोरियल साइट्स एंड चैट रूम्स। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सोशल नेटवर्क साइट जो है सबसे ज़्यादा वायरल होता है। तो सोशल नेटवर्क जो होता है, सोशल नेटवर्किंग, वो सबसे ज़्यादा वायरल होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया आपका 1। ये सोशल मीडिया से संबंधित जो प्रश्न हम लोग डील कर रहे हैं उसमें से प्रश्न नंबर 1 का आंसर आपका सोशल नेटवर्किंग साइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, डैश दिया हुआ है, टाइप ऑफ साइट आर नाउन एज फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड साइट। आखिर वो कौन सा साइट है जो फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड साइट के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है चैट मैसेंजर, दूसरा है ट्यूटोरियल साइट, तीसरा चैट रूम्स। तो इसका आंसर आपका सोशल नेटवर्किंग साइट जो फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड साइट के रूप में जाना जाता है, वह कौन सा साइट है जो फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड साइट के नाम से जाना जाता है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट। फिर प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे। तो ये क्या लिखता है, डैश दिया हुआ इज अ पॉपुलर टूल्स टू ब्लॉक सोशल मीडिया वेबसाइट टू ट्रैक योर
ब्राउजिंग एक्टिव। आखिर वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा आपके सोशल मीडिया के वेबसाइट को ट्रैक किया जा सकता है। आखिर वो कौन सा तरीका है, तो यहाँ हिंदी लिखता है कि आपकी ब्राउजिंग गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए एक लोकप्रिय टूल्स कौन सा है, तो उसको ब्लर, धुंधलापन होना, धुंधलापन होना। जैसे किसी को अगर ट्रैक किया जाता है तो उसमें धुंधलापन हो जाता है उसके स्क्रीन पर। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 3। फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4। तो लगता है इंक्रीज योर सिक्योरिटी फॉर सोशल मीडिया अकाउंट बाय ऑलवेज एज योर स्टेप अवे फ्रॉम द सिस्टम। कि अगर आपको सिस्टम से दूर जा रहे हैं, अगर आप जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, आप किसी सोशल मीडिया को आप ओपन किए हैं और उस सिस्टम से आप कहीं उसको बहुत दिनों तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, साइन इन करके लॉगिंग आउट करना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी चीज़ को, अगर किसी अपना पर्सनल वेबसाइट को अगर किसी के सिस्टम में अगर आप ओपन किए हैं और उसको लॉगिन करके आप उसको लॉग आउट नहीं करेंगे, तो वो आपके सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी कर सकता है। तो आप उसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस सिस्टम को लॉग आउट कर दीजिए। फिर जब आप खोलेंगे तो उसमें आपको पासवर्ड और ईमेल आईडी, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड फिर उसमें डिमांड करता है। तो आपका फिर आप इस प्रकार से सेव हो जाएंगे, अर्थात आप सेफ रहेंगे। तो ये प्रश्न संख्या 4 है, इसका आंसर हो जाएगा लॉगिंग आउट। फिर प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 लिखता है पार्ट ऑफ सोशल मीडिया साइट्स आर द वेरियस गेम्स और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन विच हेल्प्स डैश 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 टू गेट एक्सेस योर डाटा। तो देखिए क्या लिखता है, ध्यान से देखिएगा। लिखता है कि सोशल मीडिया साइट का एक हिस्सा विभिन्न गेम तथा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो आपके डाटा तक पहुँचने आपके डाटा तक पहुँच प्राप्त करने में साइबर अपराधियों को मदद करता है ना। एथिकल हैकर्स, ठीक परीक्षक तथा सुरक्षा लेख को मदद करता है। तो जैसे अगर आप क्या इसमें इसका मीनिंग समझिए क्या होता है कि 5वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आखिर वो जो थर्ड एप्लीकेशन होता है, ये तरह तरह के जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो थर्ड एप्लीकेशन जिसको कह सकते हैं कि जो थर्ड नंबर का जो गलत तरीके का जो एप्लीकेशंस होता है, उस सॉफ्टवेयर को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने से, या कोई गेम आप इंस्टॉल करते हैं जिसके द्वारा जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो उसको सारा डेटा आपके उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से आपका सारा डेटा जो है वो लीक हो जाता है, वो क्रिमिनल के पास चला जाता है। तो इस प्रकार से यही कहता है कि आखिर आप कोई गेम आप इंस्टॉल किए हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन, कोई थर्ड कहने मतलब को जो गलत एप्लीकेशन होता है, गलत ऐप्स को आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि वो अपराधी को फिर सुरक्षा हो जाती है, अपराधी के लिए फिर वो मदद मिल जाता है और उससे आपका सारा पर्सनल डेटा को वो ये हैक कर लेता है। तो इस प्रकार से होता क्या है, प्रश्न संख्या 5 में वो वही कहता है कि अपराधियों को मदद मिल जाती है, साइबर अपराधियों को मदद मिल जाती है। फिर हम बात कीजिए कि आपने पालतू जानवर के नाम पर पासवर्ड रखना एक अच्छा विकल्प है या खराब विकल्प है। लिखता है कि कीपिंग द पासवर्ड बाय द नेम ऑफ योर पेट इज़ अ गुड चॉइस। आपके पालतू जानवर के नाम पर पासवर्ड रखना सही बात है या गलत बात है, तो गलत बात है। कहने का मतलब कि अगर आप किसी चीज़ का पासवर्ड रखते हैं तो किसी का नाम रख देते हैं, या आपका जो फेवरेट कोई हीरो है या फिर कुछ आपके लिए कुछ फेवरेट है उसके नाम पर आप कोई पासवर्ड रख देते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अनुमान लगा सकता है कि हो सकता है कि आप डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड रखते होंगे, या आपका घर का नंबर पासवर्ड रख सकते हैं, मोबाइल नंबर पासवर्ड रख सकते हैं, मोबाइल नंबर का फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट पासवर्ड रख सकते हैं। तो कुछ भी गेस किया जा सकता है और कहीं गेस करने के बाद आपका रैंडमली अगर आपका जो वो डेटा है अगर वो खुल जाएगा तो वो परेशानी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ केवल पालतू जानवर लिखा है, लेकिन वो आप किसी के नाम पर पासवर्ड ना रखें, आप ऐसा पासवर्ड रखें जो हैकर है वो सोच ही नहीं सकता कि क्या पासवर्ड रख सकता है। तो ये है आपका प्रश्न संख्या 6 कि ये बोलता है नहीं, ये झूठी बात है, ये फॉल्स, ये गलत बात है। अच्छा विकल्प है नहीं, ये अच्छा विकल्प नहीं है। तो चलिए
फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। तो लिखता है कोई से सोशल मीडिया साइट्स और सेवा वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती है। तो रेटिना स्कैनिंग, हाँ, 2 चरणीय सत्यापन, 2 वेरिफिकेशन कोड। बोलता है कि मैनी सोशल मीडिया साइट्स एंड सर्विस प्रोवाइड 2 स्टेप वेरिफिकेशन फॉर लिजिटिमेट अकाउंट वेरिफिकेशन। जैसे कोई भी अकाउंट अगर आप बनाना चाह रहे हैं, कोई भी अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कितना वेरिफिकेशन होता है, उसको 2 स्टेप्स पर उसका वेरिफिकेशन होता है, 2 स्टेप्स पर उसका वेरिफिकेशन होता है। फिर प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। लिखता है डिफरेंट सोशल मीडिया सर्विसेज ऑफर टिप्स एज of how to use their services and site still maintaining a high altitude of security। विभिन्न सोशल मीडिया सेवाएं तथा अपनी सेवाओं और साइट का उपयोग करने के तरीके के बारे में सुझाव देती है, फिर भी सुरक्षा का उच्च स्तर बनाए रखती है। तो ये सही है या गलत है? तो इसका आंसर है आपका ये सही है। फिर चलिए, लिखता है कि क्लिकिंग ऑन एंटीसाइंग एड्स कैन काउज ट्रबल। मोहक विज्ञापनों पर क्लिक करने से परेशानी हो सकती है। जैसे अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसमें कुछ अच्छा सा एड आ जाता है, कोई एड्स आ जाता है, कोई प्रचार आ जाता है, तो उस प्रचार आपको बहुत अच्छा लगता है और उस प्रचार में जो बोलता है वो आप क्लिक कर देते हैं, तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। ये सही बात है या गलत बात है? तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और कुछ बीच में एड्स आ जाता है, जैसे आप यूट्यूब चैनल देखते हैं और उसमें कुछ ऐसा प्रचार आ जाता है जो आपको अच्छा लगता है और वो बोल देता है कि इस बटन को क्लिक करें, अगर आप ये पुनः देखना चाहते हैं, तो आप अगर वहाँ क्लिक करेंगे तो ये परेशानी खड़ी कर सकती है आपके लिए। तो ये सही बात है। तो ये हो गया आपका विषय हो गया। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिजिटल डिवाइसेस सिक्योरिटी टूल्स टेक्नोलॉजीज़ फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 2 विषय पे बात किया। पहला विषय ये है आपका, पहला विषय हम देखेंगे, पहला विषय सोशल मीडिया ओवरव्यू एंड सिक्योरिटी, और दूसरा विषय था आपका साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि आज के क्लास में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। फिर अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो इसको अपलोड कर देंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं।